starts. Okay. तो आज के इस बॉटनी लेक्चर सीरीज के लेक्चर 2 में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, ACO असिस्टेंट कंसोलिडेटेड ऑफिसर बरेली, who has completed his PhD from Bareilly College, Bareilly in the subject zoology. Dear sir, we are pleased to invite you to the botany lecture series, lecture 2, scheduled on 30th May at 11:30 on Google Meet. This is being organized by Department of Botany, SS College, Shahjahanpur, and Society for Research in Biological Science, SRBS. And we all know that you have the vast and in-depth knowledge in the area. Therefore, I recommend it for my students. तो हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में बरेली से डॉक्टर पुनीत शर्मा जी, वेज टू सर्वाइव द एरा ऑफ ग्लोबल एपिडेमिक, इस ग्लोबल एपिडेमिक के माहौल में अपने आप को सर्वाइव कैसे करें, इस पर अपने व्यूज, अपने सजेशंस, आपके बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं मार्केट में जो हम लोग देते हैं, चैनल भी हो रहा है। तो मैं हमारे बच्चे के बच्चे हैं जो SRBS से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे SS कॉलेज के हैं, और आज मैंने थोड़ा सा इसको वास्ट कर दिया और जो बॉटनी क्विज नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें भी बहुत सारे बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बच्चे हैं, तो उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट डॉक्टर पुनीत शर्मा जी आपके हुजूर में पेश होने की इजाजत चाहता हूं कि अब हमारे बच्चे और आपके बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। आप सीधे हमारे बच्चों को अपनी राय से अवगत करा सकते हैं, अपने सजेशंस उनको दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी इस मीटिंग में आने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर आदर्श पांडे जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ SRBS। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज बच्चों के साथ रूबरू हो रहा हूं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, क्योंकि जब से सरकारी सेवा में आए हैं तो ऐसे अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं जब हम आप लोगों से कनेक्ट हो पाए, डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए। आज का जो विषय है एपिडेमिक से रिलेटेड बहुत ही समसामयिक विषय है, और सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम पूरे लेक्चर के दौरान थोड़े से में, चूंकि आप सब जानते होंगे कि कोरोना क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कोविड क्या है, लेकिन थोड़ा सा कवर करते हुए फिर हम चलेंगे कि हम अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान में, अपने आचरण में किस तरह के चेंजेस लाए जिससे कि हम लोग इस पेंडेमिक से दूर रह सके। सबसे पहली बात कि एपिडेमिक शब्द आया है और पेंडेमिक शब्द आता है। सबसे पहले हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क है। एपिडेमिक कोई ऐसी बीमारी है जो कि फैल गई एक रीजन विशेष में, एक एरिया विशेष में, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। और जैसा कि सब्जेक्ट में है कि एपिडेमिक जो कि ग्लोबली फैल चुकी है, से कैसे बचा जाए के विषय में बात करनी है। तो एपिडेमिक को अगर और पेंडेमिक के बीच में अगर आप एक नैरो डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे तो एपिडेमिक को में पी लगा दें। पी का मतलब यहाँ पासपोर्ट से है। ऐसी एपिडेमी जिसको इस बात का पासपोर्ट मिल गया, मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूं कि वो अब केवल रीजन विशेष में लिमिटेड नहीं रह गई, बल्कि वो अदर कंट्रीज में फैल गई, कंट्रीज के अदर कंटिनेंट्स में फैल गई। और आपका टॉपिक भी यही है कि एपिडेमिक जो कि ग्लोबली फैल गई, यानी कि पेंडेमिक जो कि ग्लोबली फैला हुआ है, उस दौरान हम कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार करें। पहले हमको ये समझना होगा कि कोरोना वायरस, ये कोविड-19 है क्या। जिस समय चाइना में एक डॉक्टर ली थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ऐसी बीमारी आ रही है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, वायरल डिसीज सामान्य वायरस से अलग है और ये गंभीर हो सकती है।
और ये माना गया कि इसके सिम्टम आज से कई साल पहले वर्ष 2002-3 में एक बीमारी हुई थी जो कि तब 26 कंट्रीज में फैली थी, जिसको सार्स कहा जाता था। उस बीमारी से मिलते जुलते सिम्टम हैं। सार्स को हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आती, जिसको आप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। सार्स के साथ क्या था कि हमें 2002-3 में पता चली थी, हालांकि 2 से इसका फैलाव हुआ था, परंतु वो 26 देशों में सीमित रहने के बाद वर्ष 2004 के बाद उसके केसेस आना बंद हो गए सार्स के। इसके बाद एक बीमारी और आई थी जिसको मर्स कहा गया है। मर्स वहां मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से हो गया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फैली थी ये, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज 27 कंट्रीज में ये फैली थी उस समय, और ये भी बहुत कम समय के लिए रही, पर इसका जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। मर्स के केस में नंबर ऑफ केसेस जितने डिटेक्ट हुए उसका 1/3%, जो 1/3% डेथ होती थी, परंतु वो बहुत लिमिटेड समय के लिए हुआ और वो ठीक हो गया। वुहान में जब ये वायरस फैला तो विश्व के सारे देशों ने इतनी गंभीरता से उसको नहीं लिया। यही माना गया कि जैसे सार्स हुआ था या मर्स हुआ था, ऐसी कोई बीमारी है जिसपे हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो वुहान में फैली बीमारी, जिसको कोविड-19 नाम क्यों दिया गया ये भी बता दें कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। कोरोना वायरस तो फैमिली बहुत पुरानी है और सामान्य फ्लू के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो 2019 में बीमारी हुई जिसको कोरोना वायरस डिसीज 19 कहते हैं, कोविड में CO कोरोना के लिए और VI वायरस के लिए, D डिसीज के लिए स्टैंड करता है। कोविड-19 इसको नाम दे दिया गया और धीरे धीरे ये बीमारी एशियन कंटिनेंट में नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में फैल गई। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये बीमारी सीमित ही नहीं रही, इसका आउटब्रेक हुआ। अब आउटब्रेक शब्द को भी हमें समझना होगा कि हम जो अनुमान लगाते हैं कि कोई एपिडेमिक कितनी फैलेगी, कितना उसका विस्तार होगा, कितना प्रभाव होगा, उससे भी ज्यादा अगर कोई एपिडेमिक फैलती है तो उसको आउटब्रेक कहते हैं। जैसे ये आउटब्रेक हुआ इटली में, आपने देखा, ये आउटब्रेक स्पेन में देखा, ब्रिटेन में देखा, आप अमेरिका में देख रहे हैं। भारत में अभी तक कहीं कुछ स्थितियां नियंत्रण में हैं और इसमें निश्चित रूप से आप लोगों का, भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। जितने सही समय पर भारत में लॉकडाउन ले लिया गया उस समय, जबकि लोग कोरोना वायरस डिसीज के सिम्टम्स से परिचित नहीं थे, आज हम उस स्थिति में हैं कि हमें पता है कि कोरोना वायरस डिसीज के सिम्टम क्या है, हमें हमारे नैतिक दायित्व तो क्या है इस बीमारी से बचने के लिए। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स पे चलते हैं। तो आप सबको ही पता होगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन सिम्टम भी कई तरह से बदल के आ रहे हैं। जो मेन सिम्टम है इसके वो ये है कि हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर से मतलब है कि ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर होता है। गले में इरिटेशन होगा, गले में पेन होगा, गले में दर्द होगा, ये इसका फीचर है। कुछ केसेस में जुकाम हो सकता है, रनिंग नोज हो सकती है, ये इसका फीचर है। लेकिन ये इसके ऐसे फीचर्स हैं जो सामान्य हैं, ये सामान्य फ्लू में भी होते हैं। परंतु अगर इसका इन्फेक्शन सीवियर है और कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं है, तो ये इन्फेक्शन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इसीलिए इसको सार्स CoV-2 जो वायरस को नाम दिया गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा और आपको ब्रीदिंग में परेशानी होने लगती, सांस लेने में दिक्कत होती है और आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो लेवल जाने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ परसेंट केसेस में, जो मुश्किल से 4-5% केसेस हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। 3-4% केसेस में इनको ICU में भी ले जाया जाता है। आपने देखा होगा जो UK के प्राइम मिनिस्टर थे
तो उनको जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हुआ तो उन्हें एहतियातन आईसीयू में रखा गया। और ये सिम्टम्स अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हॉस्पिटलाइज करने का मतलब भी यही है, वहां केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऑक्सीजन दी जा सकती है, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन अगर आप ये कह लो कि इस बीमारी में 100% क्या 90% क्या 80% भी कारगर है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमको इस बीमारी के प्रति बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। न केवल जागरूक होना पड़ेगा बल्कि जागरूक करना भी पड़ेगा। अगर हमारे आसपास का व्यक्ति जागरूक नहीं है, उसको नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलाने में मदद करेगा और फिर वो हमारी जितनी भी मेहनत है वो बेकार जा सकती है। तो अभी हमने सिम्टम्स में देखा कि तेज बुखार होगा, आपको हेडेक भी हो सकता है, इसके अलावा गले में दर्द, गले में इरिटेशन, और जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि इन्फेक्शन जो है काफी गंभीर हो रहा है। और ऐसे केसेस में सिम्टम्स की शुरुआत होते ही आपको एहतियात बरतने की जरूरत होती है। आपको आवश्यकता होती है कि आप अपने घर में ही स्वयं को अलग कर लें, क्वारंटाइन कर लें जिसको कहा जाता है। अपनी फैमिली के मेंबर्स को भी अगर आपको डाउट होता है तो थोड़ा बहुत अभी से दूरी बना लें, और अगर बीमारी बढ़ती है मेडिकल एजेंसीज है उनसे आप अपना टेस्ट करा लें। घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती। सिम्टम्स की बात करी थी, सिम्टम्स और भी कई आ रहे हैं। बहुत केसेस में देखा गया है कि बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, रैशेस पड़ते हैं, तो वो भी इसके सिम्टम्स में माना गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में 1% आबादी भी, 1% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड भी इससे इन्फेक्ट नहीं हुई है, और उसमें भी 2-3% से ज्यादा डेथ रेट नहीं होता है। लेकिन अगर हमने ये सावधानी नहीं बरती तो ये पेंडेमिक का आउटब्रेक जो अन्य कंट्रीज में हुआ है वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम ये समझें कि ये वायरस क्या है। वायरस में आप लोग जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल होगा और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो कवरिंग है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। जेनेटिक मटेरियल इसके केस में हमारे पास आरएनए है। अब थोड़ा सा समझिए कि ये इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोगों के इतने सशक्त शरीर को प्रभावित करता है। जब भी ये कंटेमिनेशन, चूंकि इसका कंटेमिनेशन ज्यादा है, आपने अभी सार्स को सुना था कि 2002 में फैला, बहुत कुछ हजार पेशेंट हुए और 2004 में खत्म हो गया। मर्स जो है वो बाद में अरब कंट्रीज में फैला 2013 के आसपास, और इसका भी कंटेमिनेशन खत्म हो गया। हालांकि उसमें वायरुलेंस ज्यादा थी, डेथ रेशियो बहुत ज्यादा था, पर इसका इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से फैलता है। मतलब डॉक्टर्स जो इतना एहतियात बरत रहे हैं इलाज करने में, इसके बावजूद भी डॉक्टर्स को इन्फेक्शन हो जा रहा है। पुलिस जो कि दूर से ला रही है, पकड़ के ला रही है, उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है। इसलिए हमको एहतियात बरतना इसका बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो हमने टीवी पे देखा है, जो हमको सबको पता है, जिसमें ये बताया जाता है कि 2 मीटर की दूरी बना के रहें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि 2 गज की दूरी बना के रहें। तो लगभग 2 मीटर की दूरी पे अगर आप रहते हैं तो सामान्यतः एयर में वायरस इतना ट्रेवल नहीं करता कि वो आपको इन्फेक्ट कर पाए। लेकिन जो आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय ऑफिस में बैठा हूं, मेरे पास तमाम पेपर्स आते हैं, हम उनको छूते हैं, सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें? तो पहले तो हम ये समझे कि अगर इन्फेक्शन होता है, चूंकि साइंस के हैं, थोड़ा सा जान लें कि हम कैसे जांच करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव है वो व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जब आपको इन्फेक्शन महसूस हो, आपको लगे कि फीवर भी ज्यादा है, आपको थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है या गले में इरिटेशन है, तो आपको स्वास्थ्य एजेंसीज को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए
और वहां पर आपका कोरोना टेस्ट होता है। साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि कोरोना का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है। और आपने पढ़ा होगा कि इसका पीसीआर टेक्निक से इलाज होता है और आरटीपीसीआर टेक्निक से इलाज होता है। पीसीआर टेक्निक क्या होती है, ये आपके जो एसआरबीएस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आदर्श पांडे जी, हमें ध्यान है जब हम लोग 97-8 में पढ़ते थे, उन दिनों पीसीआर टेक्निक नई नई आई थी जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। और सबसे पहले ही लेनिंजर की बुक से पीसीआर टेक्निक के बारे में हमें ध्यान है डॉक्टर पांडे ही बताते थे। इसके द्वारा डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें तो आरएनए है, जो हमारा कोरोना वायरस है इसमें तो आरएनए है, फिर इसको कैसे कैसे डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है। इसीलिए इसको आरटीपीसीआर टेक्निक कहा गया। आरटीपीसीआर टेक्निक का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और डॉक्टर पांडे के स्टूडेंट हैं तो निश्चित है आपको पता होगा, जिसमें हम आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए में और फिर उसके कई सारी कॉपीज बनाते हैं और जांच करते हैं। तो कोरोना की जो जांच का मेथड है वो आरटीपीसीआर टेक्निक है। और आरटीपीसीआर टेक्निक क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है, समाज में भ्रम फैलता है कि जांच की यूनिट सही नहीं है, जांच सही नहीं हो रही है। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बीच में हम लोगों ने या हमारे कंट्री में किट्स मंगाई थी, चाइना से किट्स मंगाई थी, और वो किट्स जो है वो एंटीबॉडी का टेस्ट करती थी। अब फर्क समझिए, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन है तो जांच करने का तरीका वो आरटीपीसीआर टेक्निक ही है। आरटीपीसीआर टेक्निक में क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड एरिया होता है या जहां पे इनकी संख्या पाई जाती है वायरस की, वहां से हम स्वैब लेते हैं, यानी नोज से और आपके गले से स्वैब लेते हैं और उस स्वैब को हम भेजते हैं अच्छी जो लैब्स होती हैं, जैसे बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब में भेजा जाता है। अब तो बहुत ज्यादा टेस्ट होने लगे, 1 लाख तक टेस्ट होने लगे हैं। लैब्स में हम भेजते हैं टेस्ट होने के लिए। हम बात कर रहे थे कि पीसीआर एंटीबॉडी में पीसीआर टेक्निक तो ये हो गई जो गले का स्वैब किया आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके, और उसका फिर हमने पता लगाया कि ये कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। और जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है तो हम उसको कोरोना पॉजिटिव करते हैं और फिर क्वारंटाइन करके जो भी प्रोटोकॉल के तहत प्रिकॉशन लेनी चाहिए पेशेंट की ली जाती है और वो पेशेंट ठीक होता है। बीच में हम अभी डिस्कस कर रहे थे एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, कोरोना वायरस की। एंटीबॉडी टेस्ट का क्या होता है कि आप देख रहे होंगे तमाम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है और तमाम लोग हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है और उनको इन्फेक्शन होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। और कई लोगों का चूंकि कोरोना टेस्ट या आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ ही नहीं होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ भी था या नहीं हुआ था। ऐसे केसेस को जानने के लिए या कम्युनिटी में कोरोना वायरस फैला तो नहीं है, अब जैसे आपका जो महाराष्ट्र है या मुंबई है, गुजरात है, ऐसी जगहों में आप देख रहे हैं कि वहां से जो श्रमिक आ रहे हैं उन श्रमिक में से अनेक को कोरोना वायरस निकल रहा है। इससे ये लगता है कि वहां कहीं ना कहीं कम्युनिटी में इसका जो स्प्रेड होने लगा है कोरोना वायरस का। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है उसको चेक करने के लिए होता है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा। और एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए हम ब्लड लेते हैं, जबकि आरटीपीसीआर टेक्निक के लिए हमको स्वैब चाहिए होता है जिसमें से हम वायरस का जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं। थोड़ी सी इम्यूनिटी को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि डीएनए टेस्ट किस प्रकार से पता कर सकता है कि हम लोग जो है एंटीबॉडी टेस्ट किस प्रकार से पता कर सकता है कि एंटीबॉडी बन गई है कि नहीं बन गई है। देखिए, हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए एक
नेचुरल सिस्टम पाया जाता है, एक डिफेंस सिस्टम पाया जाता है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये इम्यूनिटी सिस्टम, आप लोग बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आपने सुना होगा, पता भी होगा कि दो प्रकार का होता है इम्यूनिटी सिस्टम, एक इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और दूसरा एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। इनेट इम्यूनिटी सिस्टम वो होता है जो बाई बर्थ हमको मिला होता है, यानी हेरेडिटेरी हमें जो इम्यूनिटी पाई जाती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और ये ज्यादातर एनिमल्स में होती है। इसके अलावा प्लांट्स में भी इनेट इम्यूनिटी पाई जाती है। और दूसरी इम्यूनिटी वो हो गई जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, अपने जीवन के दौरान। अब वो इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है, जिसमें आप एक पढ़ते हो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा अटेन की जाती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का काम, एक तो जो एंटीजन आया है या माइक्रोब आया है या वायरस आया है हमारे शरीर में, उसके साथ रिएक्शन करके उसको इनर्ट करना, उसके इफेक्ट को। साथ ही टी लिम्फोसाइट का जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वो बी लिम्फोसाइट को इस बात की इंफॉर्मेशन देना होता है कि भाई शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, आप जल्दी से एंटीबॉडी प्रोडक्शन करो, और ताकि हमारा शरीर जो है इस वायरस से, इस बैक्टीरिया से लड़ाई कर सके। और बी जो लिम्फोसाइट है वो फिर जा करके, आपने पढ़ा होगा कई प्रकार से, या तो उसको हम ये जो एंटीबॉडी है एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देती है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, या एग्लूटिनेशन कर देती है, या तमाम तरीके से उसको, या उसके टॉक्सिन्स का प्रभाव खत्म कर देती है, उसको इनर्ट कर देती है, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो चलता है। जब कभी किसी भी बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन होता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ग्लोबुलिन लीजिए, ताकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह, ये इम्यूनोग्लोबुलिन का थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। आप सुनते होंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम और जी के बारे में। जैसे ही कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जैसे ही इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस होना शुरू होती है, लेकिन ये प्रोड्यूस होने में भी कुछ समय लग जाता है, और ये समय जो है वो 5 से आदि का होता है। शर्मा जी, बस एक आखिरी 3-4 मिनट और शेष हैं आपके पास, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड करके बच्चों को बता दें। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही ना आपको मेरी? आपको आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है आपकी? तो जी आ रही है, आवाज आ रही है। तो वो तुरंत बन जाती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जब बनती है वो तब तक ये होता है कि हम उस बीमारी के प्रति इम्यून हो चुके हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट केवल इसीलिए किया जाता है कि आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन एम इस वायरस के प्रति बन गई है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बन गई है। अगर ये बन गई तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी इस कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, और इस इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडी बन रही है। तदनुसार जो सरकार है वो उसका उपाय कर सकती है। अब जहां तक हम अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाए, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। न्यूज़पेपर में सामान्यतः इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन आपने साउथ कोरिया में सुना होगा, वहां पर जो लोग राइट हैंड का प्रयोग करते थे, काम में लेफ्ट हैंड यूज करने लगे, यानी लेफ्ट हैंड का प्रयोग हम अखबार को उठाने में, अखबार को पलटने में, छूने में कर रहे हैं, और राइट हैंड जो है वो हम अपना शरीर को छूने में कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कहीं कोई कंटेमिनेशन पेपर में है भी, या जो पेपर हमारे पास आते हैं उनमें है भी, तो वो हमारे माउथ को, चेहरे को नहीं लगे। मास्क हम लगा रहे हैं, मास्किंग बहुत ही जरूरी है। सैनिटाइजर रखते हैं आप जब किसी आर्टिकल को चेक कर, आप उस चीज को
हेलो। हाँ, जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। और बहुत कम शब्दों में मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल हमारी इम्यूनिटी अदा करने जा रही है, और इम्यूनिटी के लिए हमें अपने खान पान में कुछ चेंजेस करने होंगे। विटामिन सी, डी और ई, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। विटामिन सी को लेने के लिए हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं। हम नींबू का प्रयोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। हम जो लाल पहाड़ी मिर्च होती है, जिसको जो रेड कलर की होती है, उसमें विटामिन सी बहुत होता है। आपके फ्रूट्स में पपाया है, ऑरेंजेस हैं, इनमें विटामिन सी बहुत होता है। सरकार ने भी बताया कि आप जो है अदरक का, काली मिर्च का, इन चीजों का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे। ग्लोए बहुत अच्छा हमारे पास जो इम्यूनिटी बूस्टर है, इसकी धनवटी आती है, उसको आप ले सकते हैं। खाने में हम ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो बहुत भारी नहीं हो, लेकिन जिनमें विटामिन सी, डी, ई हो। सी के लिए तो हम आ गए कि सिट्रस फ्रूट्स हो, डी के लिए योगर्ट है, और थोड़ा बहुत सनलाइट में आपका एक्सपोजर जरूरी है। ऐसी चीज लेते हैं तो विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी की जिनमें कमी होती है, रिसर्च से प्रूव है कि इन्फेक्शन उनमें ज्यादा घातक हो सकता है। और तीसरा विटामिन ई में आए तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और चूंकि बादाम, आप 3-4 बादाम रोज ले सकते हैं, बादाम में फैट भी होता है, विटामिन ई भी होता है। ये भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। टर्मरिक का यूज जरूर बताना चाहेंगे, और भारत सरकार ने भी कहा है कि यथासंभव 2 बार आप दूध लें, गर्म दूध लें, और जिसमें टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं तो टर्मरिक हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो मेरा मानना यही है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंजेस लाएं। आर्टिकल को टच नहीं करें, अगर टच करें तो उसको लेफ्ट हैंड से टच करें, राइट हैंड यथासंभव फ्री रखें। ये शुरू में 2-3 दिन में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद संभव होगा। सैनिटाइजर अपने साथ रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें, भीड़ से यथासंभव बचाव करें, और अपना ज्ञान कहीं ना कहीं आगे पहुंचाएं। लोगों के पास आपकी नॉलेज पहुंचनी चाहिए। और एक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा, 1 मिनट में बता देता हूं। हर्ड इम्यूनिटी तब बनेगी हम लोगों में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका होता है, कम से कम 60-70% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो चुकी हो। तो इसलिए अभी कोई हर्ड इम्यूनिटी हम लोगों में बनने नहीं जा रही। हाँ, जब वैक्सीनेशन से हमको पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी और उस वैक्सीनेशन के द्वारा 50-60% पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तब हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि इतने ज्यादा लोग इम्यून हो चुके हैं वहां पर कि अब वायरस का फैलाव नहीं हो सकता। जैसा पोलियो के केस में है कि अगर आप 100 में से 90 लोगों को पोलियो का वैक्सीन पिला देते हैं तो बाकी 10 लोगों को पोलियो स्वतः ही नहीं होता है, क्योंकि वो वायरस की चेन टूट जाती है और वायरस समाप्त हो जाता है। चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अनुभव बहुत ज्यादा है, मेरा मानना यह है कि हम सबका ये नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम लोग अपनी ओर से जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें, लोगों को जागरूक करें, उनको अच्छा खाने के लिए, उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जागरूक करें, उनको इन्फेक्शन से बचने के लिए जागरूक करें, लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक करें। अननेसेसरी एक्टिविटीज हमारे लिए घातक हो सकती है। वायरस को चूंकि आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इसका स्प्रेड कितनी आसानी से हो सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले शर्मा जी आपका, कि आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में इस पूरी बात को बच्चों को समझाया। अब मैं चाहूंगा कि जैसा कि मेरे पास मैसेज आए हैं तो मैं एक एक करके मैं उनका नाम लेता हूं, और मैं सबसे पहले मौका देता हूं हमारी एमएससी की छात्रा रितिका दीक्षित। रितिका अगर यहाँ मौजूद हैं और कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो वो पूछ सकती हैं, अपना माइक ऑफ करके वो सवाल पूछ सकती हैं। या उसके अलावा गरिमा शर्मा हैं या बीएससी की अदिति सिंह हैं, जो भी सवाल पूछना चाहें वो अपना माइक ऑफ करके सवाल पूछ सकते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I am Aditi from BSc second year. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सबको पता है कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। सो जो पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव टेस्टेड हैं, उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में
किस बेसिस पर हो रहा है? क्या उन्हें सिर्फ क्वारंटाइन करा जा रहा है या कोई प्रॉपर मेडिकेशन दी जा रही है? बहुत अच्छा है। ये तो निश्चित है कि वैक्सीन नहीं बनी और अभी निकट भविष्य में वैक्सीन आ भी नहीं रही है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और चूंकि इसका कोई, अभी शुरू में ही मैंने कहा था कि कोई प्रॉपर ड्रग नहीं है इसको खत्म कर सकती है, तो इलाज जो होता है वो क्वारंटाइन करना। दूसरा सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। सिम्टोमेटिक इलाज का मतलब अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन हम चेक करते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसको ऑक्सीजन दी जाती है, और ऑक्सीजन अगर बहुत कम हो रही होती है तो उसको आप वेंटिलेटर पर भी ले लेते हैं। जहाँ रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वहां आपने सुना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और कुछ एंटी वायरल ड्रग्स का भी प्रयोग करते हैं, पर सामान्य केसेस में क्वारंटाइन करते हैं। और जो भारत का आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जैसे गुनगुना पानी, अदरक का प्रयोग और हल्दी वाला दूध, ये सब भी पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है। कोरोना वायरस हमको हमारी जड़ों में वापस ले जा रहा है। जो प्राकृतिक चीजें हैं अभी तक उन्हीं से इसका इलाज है। गंभीर पेशेंट्स में केवल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अदिति सिंह। और कोई व्यक्ति जो कोई सवाल या कुछ बात इनसे जानना चाहता हो डॉक्टर पुनीत शर्मा जी से, तो वो अपना माइक ऑफ करके पूछ सकता है। कोई भी जिसको कोई भी जानकारी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। स्नेहा पांडे, मेरे सेकेंड ईयर। सर मुझे ये पूछना था कि क्या कोरोना वायरस फूड या वाटर से स्प्रेड हो सकता है? देखिए, फूड या वाटर से स्प्रेड होने का अभी कोई, मैंने एक चीज और कहना रह गई थी, आपके क्वेश्चन से हो जाए, कि अभी कोरोना वायरस के केस में हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हैं कि किस चीज से होगा, किस चीज से नहीं होगा। लेकिन हाँ, फूड आर्टिकल जो आ रहे हैं हमारे घरों में, उनको जो बेच रहा है, मान लीजिए हमारा वेबिनार और वो अगर संक्रमित है तो निश्चित है कि उससे आपकी आप खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, कोई चीज पॉलीथीन में ले रहे हैं, उसमें फैल सकता है। यहाँ पर प्रिकॉशन ये लेने कि उनको आप धो लें। सब्जी है उन्हें धो लें। अगर ठंडे पानी से धोते हैं जैसा लोग कहते हैं तो भी चलेगा, गर्म पानी से धोते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि उस सब्जी को या जो खाने की चीज है उसको हम पकाने जा रहे हैं, गर्म करने जा रहे हैं, खूब ज्यादा हीट करने जा रहे हैं, तो उससे फैलने के चांसेस नहीं। हाँ, लेकिन आपने जिस वस्तु को छुआ है, सब्जी को छुआ है, तो उसके बाद आप अपने हाथ साबुन से जरूर छुए, क्योंकि उस खाने की चीज से आपके हाथ में इन्फेक्शन आ सकता है, हाथ से इन्फेक्शन जा सकता है। पकने के बाद इन्फेक्शन जाने की कोई अभी ऐसे जानकारी नहीं है कि कोई चीज पकने के बाद इन्फेक्शन जाएगा। ओके सर। सो वन मोर क्वेश्चन सर, मुझे पूछना था कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग से कोरोना वायरस पहुंच सकता है बेबीज के अंदर? किस ब्रेस्ट फीडिंग से क्या हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी के पास ब्रेस्ट फीडिंग से? न्यूबॉर्न बेबी, अच्छा, यस सर। क्लियर है। लेकिन हम बता दें कि सामान्यतः जो न्यूबॉर्न बेबी हो रही है, डिलीवरीज हो रही है, बहुत ही रेयर केसेस में उनमें कोरोना पाया जा रहा है। यानी कि कोरोना इन्फेक्टेड केसेस से किसी बेबी को इन्फेक्शन होना या न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन होना के केसेस बहुत कम पाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मदर के टच में है और तो मदर की स्किन से, मदर के छूने से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। और मैंने कहा नहीं, कोई भी आर्टिकल अगर है जो इन्फेक्टेड है, चाहे वो हमारी स्किन हो, हम जिस टेबल पे काम करते हो, जिस कपड़े को छू रखा हो, आर्टिकल से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और कोई जो कुछ पूछना चाहता हो? किसी को कोई अगर ये भी पूछना है कि सरकारी सिस्टम क्या कर रहा है, या आप लोग जो पढ़ते हो वैसा भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार
इस कोविड-19 की पैंडेमिक से लड़ने के लिए क्या उपाय उठा रही है और किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रही है। प्लीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं सामान्यतः फेसबुक और सोशल मीडिया जब देखते हैं और ये देखता हूं कि लोग बाग केवल कुछ प्रतिशत कमियों को उठाते हैं तो दुख होता है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रोजाना उन्होंने 11 सीनियर आईएएस की टीम बना रखी है, उनके साथ बैठक करते हैं। रोज उस वहां से जो डायरेक्शंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम हो, एसपी हो, आपके एसडीएम हो, एडीएम हो, वो पूरी तरह से फील्ड में है, तत्पर हैं। प्रत्येक व्यक्ति को राशन पहुंचाना, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको लाना। जैसे मैं बताऊं, जो श्रमिक आ रहे हैं उनको ट्रेन से बरेली में हम लोगों की टीम रिसीव करती है। रिसीव करके उनको बस में बैठा करके, जो मीरगंज तहसील का है, मीरगंज जो मान लीजिए बरेली का है तो उसको क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाती है। आपके शाहजहांपुर का हो, पीलीभीत का हो, उन्हें बस में भेजा जाता है। किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। और जिस समय हम उन्हें स्टेशन पे रिसीव करते हैं तो तहसील प्रशासन जो है वो खाने के फ्रेश पैकेट बनवाता है और अच्छी जो मिनरल वाटर होते हैं, एक फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं तो उनको खाने के साथ साथ वाटर बोतल दी जाती है। कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं और करना भी चाहिए। वो लोग अगर फ्रूटी और बिस्किट्स ले आते हैं तो वो भी बच्चों को दिया जाता है। और साफ सफाई और हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है एक एक डिब्बा खाली होता है और वहाँ डॉक्टर्स रहते हैं, वो उनका टेम्परेचर लेते हैं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसको रोक लिया जाता है। 10-20 मिनट बाद फिर उसका टेम्परेचर लेते हैं और अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा आता है तो उसको फिर सीधे यहाँ पर 300 बेड का हॉस्पिटल है, इसी तरीके से जहाँ जिला प्रशासन ने व्यवस्था की वहां भेजा जाता है और वहां पर उनकी कोरोना की जांच होती है। जांच का मतलब उनका स्वैब लेकर के आरटीपीसीआर के लिए यहाँ आईवीआरआई में भेज दिया जाता है। यही नहीं, जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए पूरी तैयारी हो गई है और ये हम लोगों ने डेटा तैयार कर लिया है कि वो वहां पर क्या काम करते थे और उनसे उत्तर प्रदेश में क्या काम लिया जा सकता है। जो श्रमिक यहाँ आते हैं, जो जिस गांव का मान लीजिए श्रमिक है, उसको हमने 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। उसके बाद उसे राशन की पूरी किट जिसमें दाल, चावल, आटा और तेल, घी, मतलब हर चीज और हल्दी सब कुछ, और वो भी FSSAI द्वारा प्रमाणित सामान दिया जाता है। और मैं बताऊं कि आप लोग यूथ हैं, हमारे यहाँ IAS लोग हैं जो SDMs हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ वो इन सामान को चेक करते हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं। मैं आपके डॉक्टर आदर्श पांडे जी को मैं एक किट का फोटो या वीडियो भी भेजूंगा, यहाँ की तहसील का वीडियो भी भेजूंगा जो काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स पे सफाई, उनकी दूरी, उनको खाना, उनको पानी, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई तक का ध्यान रखा जाता है। एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा डॉक्टर पांडे, जिसे देख करके आपको लगेगा कि दिन रात सरकारी मशीनरी लगी हुई है। और ये बात जरूर है कि सिस्टम इतना बड़ा है और आपदा बहुत बड़ी है, हमारी सोच से भी बड़ी है, क्योंकि तमाम लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास पैसे की कमी हो गई है। तो आपदा है, पीड़ा है, लेकिन सरकार पूरी तत्परता से उनकी मदद कर रही है, हर तरीके से मदद कर रही है। और कोई बोला शर्मा जी, ताकि सरकार के बारे में भी लोगों को कुछ पता चल पाया कि इस कोविड-19 से निपटने में कैसे ये लोग प्रयासरत हैं। देखिए कि मैं चाहूँ मैं एक बात और बता दूं कि जो खैर बरेली में तो इतना नहीं हुआ है, जिन लोगों की डेथ हो जा रही है उनके अपने नहीं पूछते हैं, कई बार दूर रहते हैं, दूर रहना भी चाहिए। तो सरकारी तंत्र उनको उनका क्रिमेशन करना, उनको हर काम करना, हम लोग दूर नहीं है उनसे। हर पल सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस वाले, जो पुलिस वालों को देखिए आप घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। और कोई बालक, बच्चा, विद्यार्थी अगर कुछ जानना चाहता है, इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, तो मैंने भी देखा Yes, था sir. यहाँ पर हाँ, आयुषी आयुषी गुप्ता, बीएससी पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3 भूल गए हैं क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम रह गए हैं। वो बीएससी सेकेंड ईयर में थी, शायद बॉटनी का एग्जाम भी बचा है। आयुषी आई है, Yes, ये sir. हमारे यहाँ की टॉपर है जी। आप कुछ Good morning, sir. I'm Ayushi Gupta from BSc second year. सर, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की साइकिल पूरी ह्यूमन में क्या है प्रॉपर? अब देखिए, बहुत सारे केसेस में बहुत टाइम भी लग रहा है। कोरोना, हमने बताया ना कि अभी स्टडीज एकदम फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो इसका आरएनए जो है, आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका आरएनए हमारे बॉडी में जा करके हमारी प्रोटीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस को बनाने में करने लगता है, और इस तरीके से कोरोना वायरस का डुप्लीकेशन होता है और वो बहुत ज्यादा, वो उसकी संख्या बढ़ जाती है और वो डिसीज कॉज करता है। और ये माना गया है कि 11 से 14 दिन में ये अपनी साइकिल पूरी कर लेता है, और उसके बाद इन्फेक्शन क्या, फिर तो सिम्टम्स से डेथ होती है। कुछ केसेस में जरूर देखा गया है जहां इसका इन्फेक्शन ज्यादा चला है, लेकिन सामान्यतया जो है 10 से 14 दिन में। मेन इसका जो काम है वो यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करके अपना डुप्लीकेशन करता है, बनाता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई जो कुछ बात जानना पूछना चाहता हो? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जोहरा फातिमा, तूबा खान, स्नेहा राठौर भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं, शायद उनको ये बात पता नहीं है कि हमारा सिस्टम फोन लगवा रहा है, क्योंकि ये 45 से 1 घंटे तक का लेक्चर सेशन है, जिसमें तकरीबन 45 मिनट बीत चुके हैं और ये क्वेश्चन आवर सेशन चल रहा है। तो जो लोग भी कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, अगर अखिलेश सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, अगर कुछ जानना चाहते हो, एकता राजानी, स्नेहा राठौर, तूबा खान, जोहरा फातिमा। गुड मॉर्निंग सर। सर, आई एम अखिलेश सिंह, पीजीटी बायोलॉजी, बीएस पब्लिक स्कूल शाहजहांपुर। हाँ, ये शर्मा जी आपको बता दें, ये हमारे एलुमनाई हैं, पूर्व छात्र हैं और एमएससी बॉटनी हैं, चंदौसी से, आपके गृहनगर से, होम डिस्ट्रिक्ट से। और एमएससी फर्स्ट क्लास में इस समय एक सीबीएसई स्कूल में बतौर वाइस प्रिंसिपल समझिए आप उन्हें, बायोलॉजी के लेक्चर हैं, अच्छी कोचिंग चलाते हैं, हाई स्कूल इंटर की बहुत अच्छे टीचर हैं, और ये कुछ जानना चाहते हैं। हाँ अखिलेश, प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक क्वेश्चन था, आपने भी कहा कि जब ये आरएनए हमारी बॉडी में, इसका वायरस का जो आरएनए है हमारी सेल पर कब्जा कर लेता है एक तरीके से, और हमारी प्रोटीन की मशीनरी को यूज करके अपने वायरस का फॉर्मेशन करता है। एक प्रोसेस होती है सर, आरएनए इंटरफ्रेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग। क्यों ना हम ऐसा कर नहीं सकते कि हमारी बॉडी में अगर इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर कर दिया जाए और वो इस वायरस के आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसकी वर्किंग है वो रुक जाए? देखो, इस पे तो बहुत जगह शोध चल रहा है, और सारे साइंटिस्ट, दुनिया भर के साइंटिस्ट हर टेक्निक पे, केवल वैक्सीन बनाने पे नहीं लगे हुए हैं, बल्कि कौन सी मेडिसिन काम कर सकती है, या जो आप बता रहे हो कि ऐसी टेक्निक कि हम उनके आरएनए को निष्क्रिय कर सके, तो पूरे विश्व में इस पे काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रीमेच्योर स्टेज है, और जो आप सुझाव दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सब बातें भी होंगी और उन पे भी काम हो रहा होगा। तो जब देखते हैं कौन सी चीज सफल होती है, उम्मीद ये करते हैं कि साल के अंत तक वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन में भी एटीन्यूएटेड आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेंगे, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। देखिए क्या कामयाब होता है। अभी मैंने बताया शुरू से ही कि इसमें शोध बहुत कम हुआ है, रिसर्च बहुत कम हुई है। कोई भी
जो दावा आ रहा है आज अखबार में अगले दिन वो बदल सकता है। सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो अगले दिन नए सिम्टम्स भी पता चल जाते हैं कि कोरोना वायरस केसेस में ये सिम्टम्स हैं। तो हमारे साइंटिस्ट भी जैसे आप सोच रहे हैं वो लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ इस दिशा में बेहतर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन, एंड ये रिलेट है हमारी गवर्नमेंट के साथ, और हो सकता है कि मेरा पर्सनली हो और हो सकता है हम गलत भी हो। मुझे लग रहा है कि सर जैसा हमारी गवर्नमेंट शो कर रही है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर, मेरे पर्सनल भी हैं, मैं उनको बता नहीं सकता, उनके नाम्स नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सर जितना गवर्नमेंट ऊपर से प्रोवाइड करा रही है, हमारा सिस्टम उसको फॉलो नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं सर फॉर्मेलिटीज भी चल रही है सर, और मुझे लगता है कि ये सर और दिक्कत करने वाला है सर। और ये पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे सर, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट का ऊपर से जो चलता है सर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सर कहीं ना कहीं सर चूक हो रही है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से आपका अनुभव हो सकता है और मेरा अनुभव इससे भिन्न है। देखिए, हमारे जो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो बहुत सेंसिटिव हैं। वहां से बहुत, आप देखिए यहाँ जो सामने तहसील है हमारे, वहाँ सबको खाना, सबको राशन, और जो अधिकारी हैं वो भी बहुत सेंसिटिव है। मैं बताऊं, इन दिनों बीच में गर्मी बहुत बढ़ गई थी, धूप बहुत बढ़ गई थी, और स्टेशन पर लोग आ रहे थे तो ज्यादातर डिहाइड्रेशन के चांसेस बन रहे थे। तो रेलवे स्टेशन पे एक छायादार जगह में कूलर लगवाया, उनके लिए इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था की गई। और संवेदनशीलता की बात मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो श्रमिक आते हैं क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं, उनका रहना खाना पीने की फ्री व्यवस्था के साथ साथ जब वो जाते हैं तो उनको राशन की पूरी किट देते हैं, साथ में 1000 रुपए भी दिए जाते हैं, जिससे उनका थोड़ा बहुत जो खर्च है वो चले। ये बात जरूर है, हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि यहाँ 10 से 20% कमियां होती हैं। और कुछ जो आप कह रहे हैं, जो आपने देखा होगा, जैसे जो मशीनरी में काम करते हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारी सेंसिटिविटी कम है, जैसे पुलिस में मान लीजिए 100 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 3-4 ऐसे हैं जो थोड़ा सा किसी को मार दिया, या मान लीजिए थोड़ी सी कहीं इनसेंसिटिविटी दिखाई दी, तो उनकी वजह से हम उन 95 लोगों के कामों को गलत नहीं कर सकते। इसी तरीके से डॉक्टर्स, 90 डॉक्टर्स अगर 100 में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ डॉक्टर्स ऐसा है जो आपको हो सकता है अनुभव हुआ हो कि मरीज को देखने में, इलाज में, या उनका टेस्ट होने में, रिजल्ट आने में टाइम लगा हो। सामान्यतः जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, और थाना पुलिस है, तहसील के लोग हैं, जो मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ, वो सेंसिटिव हैं। और कुछ लोग सिस्टम में ऐसे जरूर होते हैं, आप भी जिस सिस्टम में होंगे, जो काम से बचना चाहते हैं और जो सेंसिटिव नहीं है, और जो सेंसिटिव नहीं होगा वो सिस्टम को खराब करेगा। ये इस समय जो लोग भी सेवा कर रहे हैं वो देश सेवा है, और ऐसी आपदा बार बार तो आती नहीं। और हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी यही बार बार हम लोग गाइड करते हैं, और हमें भी यही गाइडेंस मिलता है, ये देश सेवा का काम है, पूरी संवेदनशीलता से करें। और अगर पड़ोसी के साथ संवेदनशील नहीं होंगे और उनका इलाज बेहतर नहीं होगा तो इन्फेक्शन कल को हमारे ही पास आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग उससे प्रभावित होंगे। तो आपका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, और हमने बताया सिस्टम में खामियां तो हैं, लेकिन हमारे जो काम जो सरकार चाहती है उसकी नीयत पे शक की गुंजाइश नहीं है। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का पूरा देखभाल हो, और यही नहीं, उनकी फसल का कब लिया जाना है, उनको किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, विधवाओं को पेंशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो प्रधानमंत्री ने जो खाते खुलवाए थे उनमें पैसा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, एक एक चीज की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है। हमारे लेखपालों को सबको मिला है कि किसान सम्मान निधि जो है वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। श्रमिकों को कोई भी हर्ट करने वाला सेंटेंस भी नहीं कहा जाए, ये भी कोशिश की जाती है, लेकिन अपवाद कई जगह हो सकते हैं। सिस्टम में कमियां तो स्वाभाविक है, पहली बार आपदा आई तो कमियां होना भी स्वाभाविक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से इस सुंदर नोट के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाए, और आपको बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद हमारी तरफ से भी, हमारे बच्चों की तरफ से भी, हमारे महाविद्यालय की तरफ से भी,
सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस, जिसके कि आप एक मजबूत स्तंभ हैं, वहाँ की तरफ से भी। और आपका बहुत बहुत विशेष रूप से आभार। आप इसी प्रकार से हमारे बच्चों के साथ में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका आशीर्वाद इन बच्चों के साथ रहेगा तो ये लोग भी कामयाबी की मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अब स्क्रीन पर बहुत धन्यवाद। और क्लिक करके जी, कभी भी मैं आपके कॉलेज के किसी काम आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्क्रीन पर क्लिक करके ग्रुप को लीव कर सकते हैं, मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए, नमस्कार यार।